जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, एक उत्तराखंड की हम सीरीज को पढ़ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो कुमाऊं के जो चंद शासक हैं उनसे हम शुरुआत करें, राइट। और मेरा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको इन डेप्थ हम पढ़ें, जिससे कि हमारा एक पीसीएस लेवल की तैयारी हो जाए। और इसको मैं लिंक कर रहा हूँ हमारे जनरल हिस्ट्री से भी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज 7वां भाग है। लेट्स सी हमें क्या मिलता है नया डेटा। और देखिए यहाँ पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं रुद्रचंद्र और अकबर के बारे में, ठीक है? क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे आप अकबर की जो फ़ोटोज़ देखते हैं अपने इंटरनेट पे, तो हमेशा आपको दिखता है कि अकबर के हाथों में एक फ़ल्कन करके जो जो एक पक्षी है, वो हमेशा दिखेगा, राइट? और यही एक कारण बनता है, यानी कि ये जो पक्षी है फ़ल्कन, यही कारण बनता है अकबर और जो हमारा रुद्रचंद है, उनके बीच दोस्ती का, राइट? तो आइए देखते हैं, हमें आज क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो रुद्रचंद है और जो फ़ाल्कनरी है, इनका बड़ा गहरा संबंध है, राइट? जैसे कि मैंने बताया, एक फ़ाल्कनरी होता है, राइट? जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, ये एक तरफ हॉक है, ये वाला पक्षी जो है ये हॉक है और ये फ़ाल्कनरी है, ठीक है? यानी कि फ़ाल्कन है और इससे जुड़ा हुआ जो स्पोर्ट्स है, उसे हम फ़ाल्कनरी कहते हैं, राइट? और ये काफ़ी इसकी गति बहुत तेज़ होती है और जो हमारे उस समय के राजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, इनको उड़ाते थे और ये जो शिकार भाग रहा है, उस शिकार को ये पकड़ते थे और कहीं न कहीं राजा के पास वापस आ जाते थे। आज भी ये स्पोर्ट्स हमें अगर आप सऊदी अरेबिया साइड देखेंगे तो वहाँ के जो शेख हैं, आज भी ये फाल्कनरी जो स्पोर्ट्स है उसको एन्जॉय किया जाता है, राइट? आइए, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो फाल्कनरी है, फाल्कनरी से जो जुड़ा हुआ जो इंटरेस्ट है, वो किसका है? हमारे रुद्रचंद का। रुद्रचंद। और ऑब्वियसली यहाँ पर अकबर भी काफ़ी शौकीन हैं इसके, अकबर। तो यही फाल्कनरी भी एक कारण बनता है दोनों की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का, इनके बीच जो एक मजबूत संबंध है, ये दोनों की वजह से ही, माफ़ कीजिएगा, फाल्कनरी की वजह से ही रुद्रचंद और अकबर के मध्य काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हमें दिखता है, राइट? तो आइए वो स्टोरी हमें दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लर्निंग अबाउट द हीरोइक पर्सनैलिटी and glorious deed of King Rudrachand, as mentioned earlier, Akbar the Great Mughal was my highly impressed and invited him court of Lahore. अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, मैंने बताया था कि जो हमारे रुद्रचंद हैं, वो काफ़ी परेशान थे, अ, जो हमारे तराई वाला क्षेत्र था उसमें काफ़ी आक्रमण हो रहा था और कहीं न कहीं एक अगर आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बताया था, जैसे मैं ज्ञानचंद की बात करूँ, ज्ञानचंद जो किसके समकालीन थे? फिरोज़ शाह तुगलक के। तो आपने देखा था कि ज्ञानचंद खुद पहली बार दिल्ली खुद गए थे और फिरोज़ शाह तुगलक से मदद माँगी थी। जो कटेहारी थे हिंदू, जिन्होंने तराई क्षेत्र में थोड़ा कब्ज़ा कर लिया था, उससे कहीं न कहीं निजात पाने के लिए जो हमारे ज्ञानचंद थे, वो फिरोज़ शाह तुगलक के दरबार में गए थे। वो वही एक स्टोरी, वही उसी तरह का एक वाक़या हमारा रुद्रचंद और अकबर के बीच भी दिखता है, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अकबर है, वो पहले तो जो रुद्रचंद है उसको उतना एंटरटेन नहीं करता है और भीड़ में बैठा देता है। परंतु जब रुद्रचंद से वो वार्तालाप करता है और जो उसका कॉन्फिडेंस वो देखता है, उससे काफ़ी प्रभावित होता है और उसे लाहौर पे कहीं न कहीं निमंत्रण देता है कौन? अकबर, किसको? रुद्रचंद को कि आप लाहौर आइए, हमसे मिलिए। आगे देखते हैं आगे स्टोरी हमें क्या मिलती है। तो आगे स्टोरी बढ़ाने से पहले ये देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीसीएस का है ये, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का 2013 का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल कादिर बदौनी। अब्दुल कादिर बदौनी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं बुक में आपको ये भी दिखेगा, ये अब्दुल कादिर को KADIR रखा जाता है और बदौनी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कहीं पर KADIR आपको मिलेगा और कहीं पर आपको QADIR मिलेगा, एक ही बात है, कन्फ्यूज़ ना हो। तो यही वो शख्स हैं जिन्होंने कहीं न कहीं जो हमारी रामायण है उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, राइट? और ये किसके दरबार में थे? अकबर के, राइट? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अब्दुल कादिर बदौनी है, वो खुद बताते हैं कि जो मीटिंग हुई है अकबर और राजा रुद्रचंद के मध्य, उन्होंने खुद उसमें वहाँ पर वो प्रेज़ेंट थे, कौन? अब्दुल कादिर बदौनी, और वो बताते हैं कि ये जो मीटिंग हुई थी उन्हीं के सामने मतलब अब्दुल कादिर बदौनी के सामने 1588 में ये मीटिंग हुई थी, राइट? हम सभी जानते हैं अकबर का जो अकबर का जो शासनकाल है वो है 1556 से लेकर 1605, राइट? फिर हम आगे देखते हैं कि जो अब्दुल
कादिर बदौनी है वो कहते हैं कि ना ही मेरी या ना ही मेरे जो परदादा रह चुके हैं उनकी हिम्मत होती थी कि अकबर से बात करते समय अकबर की आँखों में देखकर बात करें। परंतु हमें दिखता है कि जो राजा रुद्रचंद है, वो जब अकबर से वार्तालाप कर रहा था, बातचीत कर रहा था, तो अकबर की आँखों में देख के बात कर रहा था। तो इस बात से काफ़ी अचंभित होते हैं हमारे अब्दुल कादिर बदौनी, रुद्रचंद की ये बहादुरी देख के काफ़ी अचंभित होते हैं। कौन? अब्दुल कादिर बदौनी। आगे देखते हैं, ही बॉट सेवरल रेयर प्रेजेंट फॉर द एम्परर, यानी कि जो अब्दुल कादिर बदौनी बता रहे हैं कि जो राजा रुद्रचंद है वो काफ़ी आभूषण, बेशकीमती आभूषण उपहार अकबर के लिए लाए हैं, राइट? तो ये तो उस समय एक प्रथा ही होती थी कि जो सम्राट है उससे मिलने जब जो भी जाता था, जो भी राजा जाता था, वो खाली हाथ तो जाता नहीं था, राइट? आगे देखते हैं, रुद्रचंद जो है वो एक डिप्लोमेटिक ही नहीं था, परंतु एक संस्कृत का एक विद्वान भी था। जैसे हम पहले ही भी हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर मैं बात करूं सैनिक अस्त्र की, सैनिक अस्त्र ये आप सभी जानते हैं, ये संस्कृत में लिखा गया है सैनिक अस्त्र, और ये लिखा गया है आपका रुद्रचंद के द्वारा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो रुद्रचंद हैं वो केवल एक कूटनीतिक ही नहीं है, अपितु वो एक महान एक संस्कृत के स्कॉलर्स भी हैं, ठीक है? स्कॉलर भी हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिलता है कि आगे बढ़ने से पहले कि ये क्वेश्चन आया हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये 2017 का क्वेश्चन है। पूछा गया है, इनमें से किसने जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है बंगाल की उसको स्थापित किया है, राइट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स थे, इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को स्टैब्लिश किया था बंगाल में। और ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी क्या थी? ये भारत का जो भी ग्रंथ था, साहित्य था, उसको कहीं न कहीं उसमें उसको कलेक्ट किया जाता था और उसको समझा जाता था, राइट? क्योंकि हम सभी जानते हैं, भारत का ही ज्ञान है जो कहीं न कहीं आज वैश्विक स्तर पे फैला हुआ है, राइट? जैसे आज हम कहते हैं जो आपका पर्शिया का जो कलीला व दिम्मा है, कलीला व दिम्मा, अगर आप सही से देखेंगे तो इसका जो आधार है वो आपका कहीं न कहीं पंचतंत्र है, पंचतंत्र है, राइट? तो हम सभी जानते हैं इसका जो कलीला व दिम्बा जो आगे चल के यूरोप में किस नाम से गया? एसॉप्स फेबल के नाम से गया। तो कहीं न कहीं इसकी जो बुनियाद है वो हमारे भारत के ही साहित्य में छुपी है। तो पंचतंत्र से कलीला व दिम्मा बना, फिर कलीला व दिम्मा से अबेलेट के माध्यम से अशोक का फेबल बना। अबेलेट एक मॉन्क था जो इसे यूरोप में ले गया, राइट? तो ये एक एशियाटिक सोसाइटी जो भारत में स्थापित की गई है वो विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई, ये बात हमें याद रखनी है, राइट? आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये, और ये भी याद रखेंगे कि जो हमारा जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, ये स्थापित कब हुई है, ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको बता दूँ कि आपको ऐसे याद रखना है कि जो आपकी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो एस्टैब्लिश हुई है, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है उसी के साथ-साथ हुई है। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को याद करने का तरीका क्या है आपका? उसको आपने किससे लिंक कर देना है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला, राइट? तो 1784। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रॉयल ओशियोटिक सोसाइटी है, वो पहली बार अपना जो पब्लिकेशन है वो 1910 में करती है, राइट? और कहीं न कहीं हमें दिखता है कि जो आपको ये क्वेश्चन है कि सर ये किस चीज़ का पब्लिकेशन कर रही है? तो ये पब्लिकेशन कर रही है सैनिक अस्त्र का, ठीक है? ये जो सैनिक अस्त्र हमने देखा था, जो कि राजा रुद्रचंद्र ने लिखा है, जो एक संस्कृत में लिखा गया था, राइट? इसका ये कहीं न कहीं एक फर्स्ट टाइम एक इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश भाषा में इसका पब्लिकेशन करते हैं। और आगे हमें दिखता है कि एक एमएम हर्ष प्रसाद शास्त्री हैं, एमएम हर्ष हर प्रसाद शास्त्री, क्योंकि आप समझ रहे होंगे, जब ये ट्रांसलेशन किया जाएगा तो इसमें कोई ना कोई भारतीय चाहिए, ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पर ये जो इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे इस ट्रांसलेशन में, सैनिक अस्त्र को ट्रांसलेट करने में, वो थे आपके एमएम हर प्रसाद शास्त्री। ये बात आपने याद रखनी है। और ये कब का है? ये आपका 1910 का ये ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है? और उस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के इस कार्य के लिए? एमएम हरप्रसाद शास्त्री। और ये स्थापित किसके द्वारा किया गया था? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1784 पे, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। अब आगे देखते हैं इसमें जो अब जो ये हम बता रहे हैं आपको, जिसमें जो सैनिक अस्त्र की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमने देखा किस तरह से इसमें इसको इंग्लिश माध्यम में
इसका पब्लिकेशन किया गया और इसको आगे भी कहीं न कहीं पब्लिश किया गया 1982 में, ये देखिए डॉक्टर मोहनचंद के द्वारा। और मोहनचंद ने इसमें कहीं न कहीं एक अपने स्तर पे एक इंट्रोडक्शन को इसमें जोड़ा। इस जो पुस्तक है, सैनिकास्त्र लिखी गई जो रुद्रचंद के द्वारा है, उसमें कहीं न कहीं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किसने जोड़ा? डॉक्टर मोहनचंद ने। कब? 1982 में, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं कि जो मोहनचंद जी हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन द टाइम ऑफ अकबर, फाल्कनरी वाज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट। यानी कि अगर बात की जाए, अगर अगर मैं अकबर के शासन की बात करूँ, तो जैसे 1556 से अकबर शासन में है और 1605 तक। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो इस समय कहीं न कहीं जो ये स्पोर्ट्स है, ये जो फाल्कनरी स्पोर्ट है, फाल्कनरी मतलब जो फाल्कन पक्षी है, उसके द्वारा जो स्पोर्ट्स है, इसको काफ़ी जो बड़े-बड़े राजा-महाराजा थे, वो पसंद करते थे ये, और ये इस समय काफ़ी प्रसिद्ध था, ठीक है? और कहीं न कहीं हमें दिखता है कि अबू फ़ाज़ल, आप सभी जानते हैं, आईन-ए-अकबरी किसने लिखी है? अबुल फ़ाज़ल ने लिखी है, हम सभी जानते हैं। अबुल फ़ाज़ल ने अकबरनामा लिखा है, अकबरनामा लिखा है किसने? अबू फ़ाज़ल ने, अबू फ़ाज़ल ने, ये है अबू फ़ाज़ल। और ये कहीं न कहीं ये 3 वॉल्यूम्स में ये आया था, 3 वॉल्यूम्स में ये आया था अकबरनामा। इसका जो 3rd वॉल्यूम है, तीसरा जो वॉल्यूम था, उसका नाम था आईन-ए-अकबरी, आईन-ए-अकबरी, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये काफ़ी प्रसिद्ध स्पोर्ट्स था, और अबुल फ़ाज़ल की जो आईन-ए-अकबरी है, जो 3rd वॉल्यूम है अकबरनामा का, वहाँ पर भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। स्पष्ट तौर पर फाल्कनरी जो स्पोर्ट्स है, इसका हमें उल्लेख मिलता है, राइट? आगे देखते हैं कि जो रुद्रचंद है, उसने कहीं न कहीं जो सैनिक अस्त्र करके उसकी जो किताब है, जो जो एक संस्कृत लिटरेचर है, उसमें इसने काफ़ी अच्छी तरह इसको समझा रखा है, और कहीं न कहीं ये माना जाता है कि उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, जब अकबर और रुद्रचंद की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय कहा जाता था कि रुद्रचंद के बराबर इस स्पोर्ट्स का किसी को भी ज्ञान नहीं था, राइट? तो वो एक्सपर्ट थे अपने में, ठीक है? और उन्होंने फाल्कन जो है, जो ये पक्षी है फाल्कन, जो ये अकबर के आप पास देख रहे हैं, इसीलिए अकबर की ज़्यादातर चित्रों में हमें ये पक्षी दिखता है, जो फाल्कन है। ये इसके जो हमारे रुद्रचंद हैं, उन्होंने अपनी किताब सैनिक अस्त्र में फाल्कन के बारे में सब बता रखा है, फाल्कन के चरित्र के बारे में, और जो फाल्कनरी जो स्पोर्ट्स है, उसके बारे में भी सारी बातें बता रखी है, राइट? और इसीलिए हमें दिखता है कि अकबर जो है, वो खुद शौकीन है फाल्कनरी के, ठीक है? इसीलिए हमें दिखता है कि कहीं न कहीं दोनों एक घनिष्ठ मित्र बने, क्लोज़ फ्रेंड बने, राइट? आगे देखते हैं हम, रुद्रचंद नॉलेज ऑफ फाल्कनरी हैड नो पैरेलल इन हिस्ट्री। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उस समय का जो समयकाल था, जैसे अगर 1556 से अगर मैं 1605 के आसपास का देखूं, यानी कि 16वीं शताब्दी का सेकेंड हाफ और 17th सेंचुरी का पूरा ही अगर हम देखें, तो हमें दिखता है कि उस समय कहीं न कहीं कि जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद के बराबर जो ज्ञान था फाल्कनरी का, वो किसी को नहीं था, राइट? आगे देखते हैं, डॉक्टर मोहनचंद जो हमारे रिसर्चर हैं, हिस्टोरियन हैं, वो हमें बताते हैं कि कहीं न कहीं जो हमारा जो सैनिक अस्त्र लिखा गया था रुद्रचंद के द्वारा, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, वो कहीं न कहीं आज भी हमें दिखता है कि जो ये संबंधित पक्षी होते हैं, ठीक है? जैसे आपके फाल्कन है, या उसके अलावा जो जो भी पक्षी हैं, उनके उपचार में काफ़ी काम आता है, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट और डिज़ीज़ की बात कर रखी है। और आज भी हम देखेंगे, जो हमारा विषय है जूलॉजी, तो जूलॉजी में ये जो सैनिक अस्त्र जो एक साहित्य है, ये काफ़ी काम आता है आज भी, राइट? तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जूलॉजी में कहीं न कहीं जो रुद्रचंद हैं, उनका जो कार्य है सैनिक अस्त्र, वो काफ़ी सहायता प्रदान करता है, राइट? जो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं जूलॉजी को। और यहाँ पर हम देखेंगे, रुद्रचंद सैनिक अस्त्र इज़ द ओनली ट्रीटाइस ऑफ द मुगल पीरियड ऑन द आर्ट ऑफ हंटिंग। यानी कि अगर देखा जाए कि जो जितना भी हमारा हमारा मुगल पीरियड था, तो उस समय जो मुगलों ने जो जो भी मुगलों के हमें साहित्य मिलते हैं, उसमें कहीं न कहीं हमें ये पता चलता है कि जो रुद्रचंद द्वारा जो लिखा गया है सैनिक अस्त्र, उसमें जो जुड़ा हुआ जो एक फाल्कनरी स्पोर्ट्स है, उससे संबंधित जो एक समझौता था दोनों के बीच, यानी कि
कहीं न कहीं हम मान सकते हैं कि रुद्रचंद ने ही अकबर को समझाया होगा, सिखाया होगा और वहीं अकबर के द्वारा ये उनके वंशजों में पहुँचा है। तो इस तरह से हमें दिखता है कि जो स्पोर्ट्स से संबंधित ये जो फाल्कनरी स्पोर्ट्स है, उससे संबंधित कहीं न कहीं हमें दिखता है कि एक ही अनुबंध यानी कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट हमें दिखता है, जो कहीं न कहीं जो है रुद्रचंद का सैनिक अस्त्र, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। हालाँकि ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है? क्योंकि हम एक मैंने बताया था आपको अजय सिंह रावत जी की किताब से पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा बातें काफ़ी भावनात्मक बातें होती हैं, राइट? आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ही वाज़ फुली अवेयर ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ हंटिंग यानी कि रुद्रचंद जो हैं, उनको हर तरह का इसमें जो भी इस गेम से संबंधित यानी कि इस फाल्कनरी से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, जो भी इसमें प्रक्रियाएँ होती हैं, ठीक है? उससे संबंधित सारा का सारा ज्ञान उनको था, इसीलिए उन्होंने किताब लिखी है और कहीं न कहीं वो क्या करते थे जो हमारे रुद्रचंद हैं, वो अकबर के साथ शिकार पे जाया करते थे, तो ये बात लिखी गई है और कहीं न कहीं अकबर को सिखाया जाता था उस दौरान, ठीक है? जब वो शिकार पे जाते थे क्योंकि अकबर का भी ये मानना है, जब मैं आपको अकबर को पढ़ाऊँगा तो आपको दिखेगा कि अकबर क्या करता था, वो हमेशा शिकार पे ज़रूर जाता था अपनी सेना के साथ क्योंकि उसका मानना था कि जब युद्ध नहीं है, तो हमारे जो सैनिक हैं, वो आलसी हो जाते हैं, उनका फिर जो एक शारीरिक बल है, वो कम होने लगता है। तो सबसे बेहतर तरीका है सैनिकों को फिट रखने के लिए कि आप कहीं न कहीं शिकार पे जाइए, राइट? आगे देखते हैं रुद्रचंद वाज़ अ स्किल्ड हंटर एंड विद अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस ऑन द स्पॉट ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बहुत रुद्रचंद जो है एक काफ़ी निपुण शिकारी है वो तो हमें पहले ही पता चलता है अगर आप देखें अगर मैं बात करूँ सोमचंद के बाद आत्मचंद आए थे आत्मचंद के बाद पूर्णचंद तो पूर्णचंद का तो इतिहास में भी नाम है कि भैया जो कुशल शिकारी थे पूर्णचंद बाकी तो हमें कुछ पता नहीं चलता है पूर्णचंद के बारे में तो कहने का मतलब ये है कि चंदों के खून में ही कहीं न कहीं एक कुशल शिकारी के हमें गुण दिखते हैं क्योंकि सोमचंद भी जो है, आप सभी जानते हैं सोमचंद झूसी एक स्थान है झूसी, वहाँ से संबंध रखते थे जो इलाहाबाद के करीब है। वहाँ से ये शिकार शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलने आए थे ये, कहाँ आए थे? ये आए थे आपके चंपावत में, तो आप सभी जानते हैं चंपावत में इनकी मुलाकात होती है ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव जो एक कत्यूरी शासक थे, जो इनकी कुशलता देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे और फिर आप जानते ही हैं कि स्टोरी क्या है, फिर चंपा से शादी करते हैं, फिर दहेज में चंपावत मिलता है, जिसे हम राजबुंगा भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि खून में ही कहीं न कहीं एक शिकारी पन है, राइट? तो यहाँ से हमें दिख रहा है, ये बात हम देख लेंगे, राइट? आगे देखते हैं अबू फ़ाज़ल, देखिए अबू फ़ाज़ल मैंने बताया था इन्होंने अकबरनामा लिखी है और ये जो 9 रत्न थे, अकबर के उनमें से आते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। अबू फ़ज़ल हो गया, फ़ैज़ी, बीरबल, राजा मानसिंह, हकीम हुम्मा मुल्ला दो प्याजा, रहीम दास, टोडरमल, तानसेन, ठीक है? और जैसे आप बीरबल का देखेंगे तो बीरबल का भी अभी आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा कि कहीं न कहीं बीरबल जो है वो चंदों की वजह से ही आपको दिखेगा कि अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए हैं, राइट? तो अबुल फज़ल जो है वो खुद बताते हैं कि हंटिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट मीन ऑफ अचीविंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी था। मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब सैनिक युद्ध नहीं होते हैं, तो ये कहीं सैनिक कहीं न कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर ना पड़ जाएँ, तो इसलिए ये शिकार वाला जो एक 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 आयोजन किया जाता था, जिससे कि हमारे सैनिक जो हैं वो फिट रहें, तो अकबर इसको काफ़ी करता था, राइट? आगे देखते हैं। ही एक्सप्लेन्ड दैट अकबर मेडेड मीन्स ऑफ इंटरैक्टिंग विद द सब्जेक्ट अब होता क्या था जैसे अकबर ने जो शिकार है एक तो मैंने आपको बताया था कि जो सैनिक है उनको फिट करने के लिए रखा था जिससे कि वो तंदुरुस्त रहें दूसरा ये था कि जब अकबर शिकार पे जाता था तो जो भी उसकी प्रजा है उसके करीब वो रहता था जिससे कि वो प्रजा को समझ सके और प्रजा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाए राइट क्योंकि उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में आना बड़ा मुश्किल होता था आज भी आप देखिए आप प्रधानमंत्री के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं इजीली राइट चाहे इतना सोशल मीडिया इतना आ गया है, तो उस समय क्या होता था अकबर की ये भी सोच थी कि इस तरह से मैं शिकार करने जाऊँगा तो मैं जो भी मेरी प्रजा है उनके करीब आऊँगा, राइट? तो आगे देखते हैं, फिर इसमें वही बता रखा है, आगे देखते हैं। अच्छा, अब आगे की जो स्टोरी है उसको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे क्योंकि ये जो रुद्रचंद और अकबर का जो संबंध है और ख़ासकर ये संबंध जो आपका फाल्कनरी से है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी सीरीज़ आएँगी क्योंकि मैं ये ध्यान दे रहा हूँ कि वीडियोज़ जो हैं, वो काफ़ी लंबे ना हों, ठीक है? वो मोनोटोनस होता है, तो आप जब रिविज़न करते हैं, तो आप फटाफट रिविज़न कर सकते हैं, राइट? तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।